हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर हम सीए फाइनल, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के चैप्टर नंबर 13 की केस स्टडी के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुका है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, और लेक्चर नंबर 2 भी यहाँ से देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, और जो पहले से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे ही। देखिए, सीए फाइनल का स्टडी मैट सब्जेक्ट है आपका SCM&PE, चैप्टर नंबर 13 केस स्टडी क्वेश्चंस। इसके अंदर 19 केस स्टडी हैं, 19 केस स्टडी हैं, और सभी केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन यूट्यूब वीडियोस के अंदर। इतना डिटेल में कि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में सोचना कैसे है, केस स्टडी के क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पढ़कर किस प्रकार से तय करना है कि ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से संबंधित है, कौन सा मॉडल इस केस स्टडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा, और कैसे पता चले कि कौन सी लाइनें इस केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर बेकार हैं, एमए दी गई हैं, फालतू में दी गई हैं, कैसे पता करें और उन्हें नज़रअंदाज करें। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था वो यूट्यूब पे डल चुका है। उसके अंदर हमने सिर्फ पहली केस स्टडी को डिस्कस किया था, पहली केस स्टडी को, और लगभग इसमें जो समय लगा है वो 1-1.25 घंटे का लगा है। उसके अंदर हम ये बात जान चुके थे कि एग्ज़ाम के अंदर जब केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो भले ही वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, 4 पेज का हो, हमें घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? घबराने की बात नहीं है, बात है समझने की। केस स्टडी के क्वेश्चन में क्या लिखना है ये तो आपको आपका स्टडी मैट बता देता है, आंसर बहुत डिटेल में लिखा होता है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं लिखना। एग्जाम में टू द पॉइंट लिखना है, एग्जाम में जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, फालतू कचरा नहीं भरना, नंबर नहीं मिलेंगे। रिवर्स रीडिंग टेक्निक से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या होती है रिवर्स रीडिंग टेक्निक? क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो कि आखिर ये क्वेश्चन चाहता क्या है। रिक्वायरमेंट को पढ़कर मन ही मन सोचो कि ये रिक्वायरमेंट जो है इस क्वेश्चन की, इसका सॉल्यूशन देने में कौन से चैप्टर का कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा। जब आप मॉडल तक पहुंच जाएं तो एक बार मन में मॉडल में क्या क्या पढ़ा था उसको भी रिकॉल कर लें। अब ये सब करने के बाद अब केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। हाँ जी, इसका आंसर क्या है आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। आपको किस दिशा में सोचना है, आपको किस दिशा में सोचना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं आज केस स्टडी नंबर 2। तो सीए फाइनल का स्टडी मैट निकाल लीजिए, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और पेज नंबर है आपका 13.8। केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 पेज नंबर 13.8। अच्छा, केस स्टडी 2 के बगल में क्या लिखा है? वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर है केस स्टडी? नहीं। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। चलिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ के सोचेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन किस दिशा में जाएगा, कौन सा वो चैप्टर है, कौन सा वो मॉडल है जो इस केस स्टडी की रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन देने में हमें काम आएगा। पढ़ते हैं जी रिक्वायरमेंट। मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट ए स्मार्ट टू पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल। यानी कि इतनी सी लाइन पढ़ने से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने से मुझे कुछ बातें समझ में आई। सबसे पहले यहां पर वैल्यू चेन मॉडल की बात की गई है। वैल्यू चेन मॉडल चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मिस्टर माइकल पॉटर, उन्होंने क्या बोला है? एक कंपनी को अपनी सभी एक्टिविटीज को वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में डिवाइड करने के बाद
नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को करना बंद कर देना चाहिए। भाई ऐसा काम क्यों करें जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ ऐड ही नहीं करता। प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होने से मतलब है कोई नया फीचर ऐड नहीं हो रहा, कस्टमर को मजा नहीं आ रहा, तो क्या फायदा उस काम को करने का। ये किसने बोला? मिस्टर माइकल पॉटर ने। और उन्होंने क्या बोला? ये काम करने से पहले आपको अपनी सभी एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर 5 सब कैटेगरी है और सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर 4 सब कैटेगरी है। कुल मिलाकर 5 + 4 9 एक्टिविटी हैं। यानी मिस्टर माइकल पॉटर जी ने क्या बोला? एक एंटिटी की सभी एक्टिविटीज को 9 सब कैटेगरी में डिवाइड करो और उसके बाद एनालाइज करो कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है या फिर कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जो वैल्यू में एडिशन नहीं करता है, उस काम को करना बंद कर दें। जगह जगह से नोट्स उठाकर डाउनलोड करके यूट्यूब लिंक से, टेलीग्राम लिंक से, व्हाट्सएप ग्रुप से उन नोट्स को डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप पर रखते जा रहे हो। बताओ, अगर उन नोट्स को आपने नहीं पढ़ा या फिर वो नोट्स काम के नहीं थे, तो क्या इस एक्टिविटी में लगाया गया आपका ये टाइम, इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुई? आपके लिए वैल्यू एडिशन का मतलब है आउटपुट में इंक्रीज आना। आउटपुट मतलब 8 घंटे में ज़्यादा पढ़ाई कर पाना। आउटपुट का मतलब अच्छे मार्क्स आना। आउटपुट का मतलब आपका पढ़ने का मन करना। तो अगर उन नोट्स को इकट्ठा करने से आप में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, तो उन नोट्स को इकट्ठा करने में आपका लगाया गया समय बेकार है। ये बात बोली मिस्टर माइकल पॉटर जी ने। ध्यान देना, इनके नाम को याद करने के लिए बताता हूं मैं कि ये माइकल जैक्सन नहीं है और ना ही ये हैरी पॉटर है। माइकल जैक्सन नहीं है और ना ही ये हैरी पॉटर है, ये तो माइकल पॉटर है। ये गाना सुना होगा आपने, ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। वैसा ही कुछ है मिस्टर माइकल पॉटर। तो देखना जरा, इन्हें क्या बोला? मैप द वेरियस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारे काम लिखे होंगे कि ये कंपनी ये काम भी करती है, ये कंपनी ये काम भी करती है, ये कंपनी ये काम भी करती है। तो बताओ कौन सा काम कौन सी वाली कैटेगरी में आता है, कौन सी सब कैटेगरी में आता है? यानी कि 9 सब कैटेगरी। कौन सा काम कौन सी कैटेगरी में आता है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर आपको मन ही मन एनालाइज करने का तरीका मैंने बता दिया है। कैसे करना है एनालाइज, कैसे पहुंचे। अब आप बताओ, अभी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है और ना ही आपने पढ़ा है। क्या लगता है आपको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? पढ़ते वक्त हमें पढ़ते वक्त क्वेश्चन की फालतू लाइंस को नजरअंदाज करना है। यानी क्वेश्चन के अंदर ऐसी बहुत सी लाइंस होंगी जिनका इस्तेमाल हमारी इस रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन देने में नहीं होगा। तो ऐसी एक्टिविटी क्या करेंगे हम, ऐसी लाइन क्या करेंगे हम? नजरअंदाज। बेकार है भैया हमारे लिए। एक बार पढ़ेंगे, आगे चलते बनेंगे। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी मिली जिससे पढ़कर हमें लगा कि यार ये तो उस 9 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आती है, तो फटाक से हम समझ जाएंगे ये लाइन हमारे काम की है। देखिए, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। समय बचाने के लिए मैंने आंसर को यहां पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने किया था, मैंने आंसर को लिख कर दिखाया था आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। एग्जाम में ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट। एक पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों का या मैक्सिमम 5 लाइनों का। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर स्टडी मैट में इतना लंबा लंबा आंसर क्यों है सर? ये इसलिए है क्योंकि आप डिटेल में समझ जाएं, ऐसा हमारा आईसीआई चाहता है। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जो बात मैंने आपको अभी तक बताई वो मैंने यहां पे लिख दी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर पॉटर वैल्यू चेन मॉडल का लिखा होना इंडिकेट करता है चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू एससीएम, और इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमें हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। मतलब 9 सब कैटेगरी का मीनिंग लिखना है, इसमें क्या क्या आता है, और फिर क्वेश्चन पढ़ते वक्त कौन सी एक्टिविटी, कौन सी लाइन, कौन सी एक्टिविटी में आती है बतानी है। ध्यान देना, मैं लाइन लाइन बोल रहा हूं बार बार, ध्यान देना जरा।
अब देख लेते हैं कि 9 सब कैटेगरी आखिर है कौन सी। अब देखो, अब सॉल्यूशन हो रहा है जी स्टार्ट। तो मैंने तो पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर माइकल पॉटर, ऑल एक्टिविटीज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड देयरफॉर एफर्ट्स एंड कॉस्ट इन नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड और इवन इलिमिनेटेड इफ पॉसिबल। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी हो, मगर उसको इलिमिनेट करना संभव नहीं होता। हमें ना चाहकर भी वो काम करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। एग्जाम्पल के लिए, जब आप क्लासेस ऑर्डर करते हैं और हम उन्हें डिस्पैच करते हैं, तो डिस्पैच करने के 2 तरीके हैं। या तो रोड से जाएगा या हवाई जहाज से जाएगा, बाय रोड बाय एयर। अब यहां पर लगने वाली कॉस्ट अलग अलग है, लगने वाली कॉस्ट अलग अलग है। अच्छा, आपके पास बाय रोड पहुंचे या बाय एयर पहुंचे, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ चेंज हो गया? नहीं हुआ चेंज। इसका मतलब है ये दोनों एक्टिविटी क्या है? ये दोनों एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करती प्रोडक्ट की क्वालिटी में, बट क्या इस एक्टिविटी को हम बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि हम जानते हैं कि ये एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी हमें इस एक्टिविटी को करते रहना चाहिए। समझ में आई बात? तो ध्यान देना जरा, जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों को मैंने यहां पे लिख दिया। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में की जाती है। अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम में रिकॉल करोगे आप। सेकेंडरी एक्टिविटी का मीनिंग लिख दिया है ना, सपोर्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं इनको। अच्छा, पहले 9 कैटेगरी की हेडिंग पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, और जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो आप फट से बोल दो, सर रुक जाओ, कैटेगरी नंबर 9 आ गया है, सर कैटेगरी नंबर 6 आ गया है, कैटेगरी नंबर 5 आ गया है। तो ध्यान देना जरा, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी का नाम क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। वो एक्टिविटी जो संबंधित है रॉ मटेरियल को रिसीव करने से, स्टोर करने से और डिस्ट्रीब्यूट करने से ताकि प्रोडक्शन हो सके, इसे बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी, कैटेगरी नंबर 1। दूसरा है ऑपरेशनल एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो इनपुट को प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करने में किए जाते हैं। तीसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। एक बार फिनिश गुड्स बन गया तो फिर प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर हाउस। चौथा है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग करना मतलब ऐड करना, है ना, वो एक्टिविटीज। अगला है आफ्टर सेल सर्विस। सेल करने के बाद कस्टमर ने बोला आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे टाइमली सर्विस प्रोवाइड करना। फिर सपोर्ट एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जरा ध्यान देना, मैंने सीरियल नंबर 6 बोला ताकि हम जब लाइन को पढ़ेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये एक्टिविटी नंबर 6 है, ये सब कैटेगरी नंबर 6 है। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, और इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या था? रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ में है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नई मशीन खरीदना, नए सॉफ्टवेयर खरीदना, नई टेक्नोलॉजी खरीदना। 8वें में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ट्रेनिंग देना, उनको स्किलफुल बनाना, है ना। और साथ में फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी एक्टिविटी जो फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मैनेज करने में इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने 9 की 9 हेडिंग पढ़ ली है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के दिखाया ना, बेसिकली ये क्या है? आपके मन के अंदर का रिकॉलिंग सिस्टम। अब आते हैं जी क्वेश्चन पर। अब पढ़ेंगे जी हम क्वेश्चन को। ध्यान देना जरा, आपको मजा आ जाएगा ध्यान दोगे अगर आप तो। एस स्मार्ट वॉज फाउंडेड इन 1990। 1990 में बनी थी ये कंपनी एज ए डिपार्टमेंटल स्टोर कैटरिंग टू इंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथिंग। यानी घर का छोटा मोटा सामान से लेकर सारे कपड़े लत्ते सब कुछ बेचते हैं ये। ऑलराउंडर है एक प्रकार से। स्पेसिफिकली किसके लिए बेचते हैं? मिडिल इनकम ग्रुप, यानी कि वो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती, एक एवरेज लेवल पे रहती है, मिनिमम से भी ज़्यादा, मैक्सिमम से भी कम, समझ रहे? एवरेज इनकम ग्रुप। तो ये कंपनी 1990 में बनी थी। क्या काम है इसका? इनके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पर घर के आइटम खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, ये कंपनी बेचती है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कंपनी प्रोडक्शन करती है?
ऐसा तो अभी नहीं पता लगा। क्या इस कंपनी खुद की फैक्ट्रियां हैं? ऐसा तो अभी पता नहीं चला हमें। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी सीन्स हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स एंड इनॉग्रेटेड इट्स 100th स्टोर इन 2017। जरा ध्यान देना, 1990 में ये एंटिटी बनी थी और 2017 में 100वां स्टोर आज खोलने जा रहे हैं, 100वां स्टोर आज खोलने जा रहे हैं। कंपनी कितनी ग्रो कर गई? धीरू भाई अंबानी का भी एक सपना था कि वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक खुद बेचे। देख रहे हैं, एक लाइन में इतना बड़ा सपना कि पूरा करने में जान लगानी पड़े। सुई से लेकर हवाई जहाज तक, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक सभी आइटम वो अपनी कंपनी में बेचे, ऐसा सपना था धीरू भाई अंबानी का। इस प्रकार का सपना सोच पाना अपने आप में बड़ी बात है। जब तक सोचेंगे नहीं कैसे होगा? अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं कि कॉस्टिंग में 95 नंबर लाने हैं, 98 नंबर लाने हैं, 100/100 नंबर लाने हैं, तो आएंगे कैसे? यही बात है। 1990 में ये कंपनी चालू हुई और 2017 के अंदर 100वां स्टोर खोल दिया। सोचो, अगर एक स्टोर से एक साल में ज़्यादा भी नहीं 5 लाख रुपए कमाते होंगे तो हर साल में कितने लाख रुपए कमाते होंगे? सोचो जरा, 500 लाख। 500 लाख मतलब 5 करोड़। एनुअल इनकम 5 करोड़। देख रहे हैं आप? बताइए, क्या इतना बड़ा पैकेज कोई कंपनी कभी ऑफर कर सकती है क्या? गूगल कंपनियां करती हैं भाई, गूगल ही कंपनी करती है, बाकी तो किसी कंपनी का सुना नहीं अभी तक। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपने इस लाइन को पढ़ा कि कंपनी ने अपना 100वां स्टोर खोल दिया है, तो आपको लगता ना कि ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रही है, कि कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है और मेंटेन कर रही है? तो ध्यान देना जरा, ये जो लाइन है ये आपकी एक्टिविटी है, ये रही एक्टिविटी नंबर 9। अब जरा ध्यान देना, वही लाइन मैंने यहां पे लिखी है, देखो, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पहले लिखा, मीनिंग इसमें क्या क्या आता है। इट इज रिलेटेड टू इंश्योरिंग रिक्वायर्ड फंड इज अवेलेबल एंड प्रॉपर अकाउंटिंग इज डन फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने में और मेंटेन करने में की गई एक्टिविटीज को भी यहां पर इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the company scenes has grown leaps and bounds and inaugurated its 100th store in 2017. This activity of opening more and more stores shall be covered under this category. लो भाई, एग्जाम में क्या करना था? जब इस लाइन को पढ़ रहे थे आप तो यहां पर आपको 9 लिखना था। 9 मतलब एक्टिविटी नंबर 9। इसका मतलब है कि ये लाइन एक्टिविटी 9 के अंदर चेपी जाएगी। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, चेपी जाएगी। इसका मतलब क्या है? उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी के बारे में लिख दो और जो लाइन उस काम को दिखाती है उस पूरी की पूरी लाइन को छेप दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन पे दो और नीचे क्या लिखो? दिस एक्टिविटी शैल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। तो देखा, अभी सिर्फ कितनी लाइनें पढ़ी हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं अभी तक, और 2 लाइनें पढ़ने पर हमें एक एक्टिविटी मिल गई। आगे बढ़ते हैं। एस स्मार्ट इज नोन फॉर high quality product which are available at discount to market price at its store. डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, क्या ये लाइन में कही गई बात किसी एक्टिविटी में आती है क्या? नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी क्लेम्स टू गिव एट लीस्ट 5% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट। अच्छा जी, कंपनी ऐसा दावा करती है कि कम से कम 5% डिस्काउंट तो आपको देंगे ही, कुछ भी खरीदने आ जाओ आप। Sales of company has grown 30% on year basis. हर साल ये कंपनी 30% ग्रो करती है। सोचो, हर साल 30%। क्या सैलरी पैकेज हर साल 30% बढ़ता है क्या? आंसर इज नो, नहीं बढ़ता। एक टाइम बाद जाकर तो सैलरी पैकेज थोड़ा स्टेगनेंट सा हो जाता है, नहीं बढ़ता फिर। लेकिन बिजनेस के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। एक कंपनी के बारे में यहां बताऊंगा आपको, आईटीसी। आपने शायद नाम सुना होगा। ये कंपनी बहुत सारे आइटम बेचती है, बहुत सारे, और ये कंपनी हर साल 25 से 30% बढ़ जाती है, हर साल। सोचो, हर साल। एक मैं छोटी सी आपको कैलकुलेशन देता हूं। सपोज करो आज की डेट में आपके पास, सपोज करो आज की डेट में आपके पिताजी के पास उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए हैं। कितने? 10 लाख। उस 10 लाख में हर साल
30% जोड़ते जाओ, 10 लाख का 30% 3 लाख, तो अगले साल कितने हो जाएंगे? 13 लाख। अच्छा, फिर 13 लाख में ऐड करो 30%, है ना, 13 लाख प्लस 13 लाख का 30%, ऐसे ही करते जाओ अगले 40 सालों तक। कितने सालों तक? 40 सालों तक। और जरा बताओ कि ये अमाउंट कितना बनता है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये 30% ग्रोथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 लाख करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है 30% ग्रोथ पर। इतना पैसा कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको टेंशन हो जाएगी कि खर्च कैसे करूं। सोचने की बात है। अब सोचो, ऐसी किसी कंपनी या तो आप खोल लो या फिर ऐसी किसी कंपनी में आप निवेश कर दो, तो भी आप जिस प्रकार से कंपनी बढ़ती जा रही है आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। द कंपनी हैज़ हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इन द इक्विटी। सबसे अच्छा ही कमा के दे रही है। आगे बढ़ते जी। हमें पहले वाले पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन मिली जो एक्टिविटी नंबर 9 में कवर थी, हमने लिख दी, बात खत्म। आगे चलते हैं। स्मार्ट हैज़ टाई अप विद मोर देन 500 वेंडर्स। 500 से ज़्यादा वेंडर्स के साथ इनके टाई अप है अक्रॉस इंडिया, हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन डिमांड। जब भी ये लोग माल खरीदना चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। स्मार्ट पेज ऑल इट्स सप्लायर इन एडवांस एंड हैंस इंजॉय प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। क्या लगता है आपको, ये पूरी की पूरी दो लाइनें, ये दो की दो लाइनें किस एक्टिविटी में कवर होती है? भाई साहब, एक्टिविटी नंबर 6, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये रही आपकी एक्टिविटी नंबर 6। मैंने यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, आप दोनों लाइनें भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं, प्रोक्योरमेंट से संबंधित लाइन आ गई आपकी एक्टिविटी नंबर 6 में। अब देखो आंसर मैंने कैसे दिया। पहले मैंने प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का मीनिंग समझा दिया, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आएंगी। फिर मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो लाइन यहां पे छेप दी। और क्या लिखा? दिस एक्टिविटी ऑफ बाइंग विल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी प्रोक्योर्स प्रोडक्ट यूजिंग जस्ट इन टाइम फिलॉसफी which helps it to keep low level of inventories। जरा ध्यान देना, अब यहां पर इन्वेंट्री को होल्ड करने की बात चल रही है इस लाइन के अंदर। तो जरा बताओ, इन्वेंट्री को रिसीव करना, होल्ड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किस एक्टिविटी में आता है? एक्टिविटी नंबर 1। तो ये लाइन एक्टिविटी नंबर 1 में छेप दी जाएगी। ये रहा जी आपका एक्टिविटी नंबर 1, इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। मिला लो, वही लाइन है, वर्ड टू वर्ड एज इट इज छेपी हुई है। क्या करा इसके अंदर? सबसे पहले इसका मीनिंग लिख दिया। इसका मीनिंग लिख देने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लाइन छेप दी और लिख दिया दिस एक्टिविटी शैल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। तो बात समझ में आ रही है? कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। केस स्टडी के क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आपको बात समझ में आए, अगर आपको समझाने का तरीका टीचर का बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू स्टोर बाय कंपनी ओन्ड ट्रक्स एंड मिनी वेन्स। एक सेकेंड जरा, the product are directly delivered to the stores by company owned truck and minivans and hence there is no requirement of warehouse। ये डायरेक्टली कंपनी ओन्ड ट्रक वेयर स्टोर में चले जाते हैं तो वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा ध्यान देना। एक्टिविटी नंबर 3, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। सीधे पहुंच गया स्टोर पर जहां पर माल बिकेगा। तो ये एक्टिविटी द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू स्टोर बाय कंपनी ओन ट्रक, ये पूरी की पूरी लाइन मैंने यहां पर शेप दी है। और क्या लिख दिया आखिरी में? दिस एक्टिविटी शैल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, और लिख दिया आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मीनिंग। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 3।
ये लाइन है पूरी। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो। द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड बाई हाउस होल्ड ऑन डे टू डे बेसिस and is not keen to sell premium product which have higher margin but lower demand। ये कंपनी क्या बेचना चाहती है? रोजमर्रा की चीजें जो आज आए कल बिक जाए, भले ही प्रॉफिट मार्जिन कम हो, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। अगर डिमांड कम है, मार्जिन ज्यादा है, तो वैसे प्रोडक्ट बेचने में ये कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इंश्योर दैट इन्वेंट्री इज moved out of the stores faster and increases the inventory turnover ratio। The company owns all the stores which it operates under its brand name। जरा ध्यान देना, ये जो लाइन है ना, the company owns all the stores which it operates under its brand name, ये लाइन भी एक्टिविटी नंबर 9 में डाल सकते हो आप। यहां पर भी फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। There is no third party franchisee appointed to operate the store since products are directly procured from the manufacturers and sold to customers। There is no intermediaries in between, यानी कोई बिचौलिया नहीं है यहां पर। अब मुझे बताओ ये एक्टिविटी कहां पर आएगी? ये एक्टिविटी नंबर 2 है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज। यहां पे क्या बोला था? इनपुट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के सारे काम। मतलब क्या है? माल को स्टोर तक लाना और बेचना। तो ये जो एक्टिविटीज है ना, ये सब कहां पर आएंगी? ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर। तो वही पूरी की पूरी लाइन मैंने यहां पे एज इट इज लिख दी और क्या लिखा? दिस एक्टिविटी शैल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। एस स्मार्ट इन्वेस्ट इन सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस देन एग्रेसिव मार्केटिंग। ये मार्केटिंग करने में उतना भरोसा नहीं करती है। ये किस में भरोसा करती है? क्वालिटी प्रोडक्ट देने में, कस्टमर को हाई लेवल की सर्विस देने में। अच्छा, मार्केटिंग वर्ड आते ही कुछ बात याद आई आपको? मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी, देख लो वही लाइन है। आगे पढ़ते हैं। कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर by offering quality product at a reasonable price rather than spend huge amount on marketing। तो ये दोनों की दोनों लाइनें कहां पर आएंगी? मार्केटिंग वाले कैटेगरी में आएंगी, यानी कैटेगरी नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते। However, need-based marketing activities are carried out by company। S Mart aims to build customer loyalty through high level of customer service at its store। जरा ध्यान देना, यहां पर लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, लॉयल्टी। तो ये लाइन भी आप एक्टिविटी में डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। S Mart is one of the few companies which has witnessed a low employee turnover। अच्छा, लो एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय आया और कंपनी को छोड़कर नहीं गया, यानी कंपनी में उसका मन लग गया। अच्छा, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय का मन कब लगता है? जब उसको ठीक ठाक सैलरी और ठीक ठाक वक्त मिलता रहता है तो उसका मन लग जाता है। एस स्मार्ट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैज विटनेस ए लो एम्प्लॉय टर्नओवर इन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आर वेरी हाई विच रिजल्ट्स इन, एक सेकंड जरा पानी पीना पड़ेगा, गला बहुत सूख रहा है आज। The motivation level of employees are very high, which results in excellent performance across all levels. The company rewards its employee generously through employee stock option plan। Employee stock option plan क्या होता है? ESOPs क्या होते हैं? अपने employees को अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देना।
इससे एम्प्लॉय भी कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉय को मिलने वाला अमाउंट बढ़ेगा, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ कंपनी के प्रति क्या हो जाते हैं, वफादार या कह लीजिए लॉयल। द कंपनी कंडक्ट्स ट्रेनिंग सेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय पीरियोडिकली to equip with latest technique in the areas of procurement, sales, marketing, customer service. The result of these efforts is clearly visible in company's growth. कुल मिलाकर ये जो पैराग्राफ था ये एम्प्लॉय से संबंधित था। ये वाला पैराग्राफ आपका एम्प्लॉय से संबंधित था। तो आइए जरा कैटेगरी नंबर 8, इस पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनको आप कैटेगरी नंबर 8 में डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन डाली है, कंपनी रिवॉर्ड्स इट्स एम्प्लॉय जनरसली थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और भी लाइंस जो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही थी वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 8 होगा। अब जरा ध्यान देना, द कंपनी हैज़ ए सॉलिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट्स ऑल इट्स एक्टिविटीज़। द कंपनी हैज़ लेवरेज्ड टेक्नोलॉजी। जरा ध्यान देना, ये वर्ड किसकी तरफ इशारा करके चला गया, तो ध्यान दो जरा, एक्टिविटी नंबर 7। तो यहां पर कही गई बात आपकी एक्टिविटी नंबर 7 में आएगी। द कंपनी हैज लेवरेज टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, बी इट प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, सेल्स. It has implemented SAP R3, which is one of the leading enterprise resource planning system, basically ERP. Various reports relating to inventory levels, sales, liquid position are available on a real time basis to senior management. तो कुल मिलाकर सभी एक्टिविटीज आ गई, एक एक्टिविटी यहां पर अभी रह गई है और वो क्या है आपकी आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस किसके लिए होती है, आपकी कस्टमर के लिए होती है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है मैंने पहले मीनिंग, अब कस्टमर से संबंधित कोई लाइन यहां पर हम ढूंढ लेते हैं जहां पर कस्टमर की बात की गई हो। ये देखिए, ए स्मार्ट एम्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट इट्स स्टोर। तो ये लाइन हम आफ्टर सेल सर्विस में डाल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक लाइन इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, कस्टमर से संबंधित बस यही लाइन इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हमने इसको सर्विस वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लाइन बाय लाइन एक्टिविटी नंबर अलॉट करते गए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है और आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। कैसा लग रहा है जी, मज़ा आ रहा है, बात समझ में आ रही है? केस स्टडी के जो क्वेश्चन है इतने मुश्किल नहीं होते, आसान क्वेश्चन होते हैं, प्रोवाइडेड आपको मॉडल्स की सारी क्लैरिटी हो, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, और सबसे बड़ी बात आपको ये पता हो कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको सोचना किस दिशा में है। और वो कैसे पता लगेगा? रिवर्स रीडिंग टेक्निक की मदद से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि मुझे किस दिशा में सोचना है, मुझे किस दिशा में सोचना है। अब क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के संग संग ही ना उसका आंसर आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। अच्छा, स्टडी मैट के अंदर आपको आंसर दिया हुआ है, ज़रा ध्यान देना। स्टडी मैट में जो आंसर है ना काफ़ी लेंदी है, देखो ज़रा, देख रहे हैं आप कितना लेंदी आंसर है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, सर क्या इतना लेंदी आंसर एग्जाम में लिखना है? जवाब है नहीं लिखना है। एग्जाम में क्या लिखना है? टू द पॉइंट, कोई फालतू कचरा नहीं भरना है, टू द पॉइंट लिखना है, कोई फालतू बातें नहीं करनी। क्यों? जो व्यक्ति आपके पेपर चेक कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ वो आपके पढ़ेगा। वो बस मेन कीवर्ड्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं वो देख लेगा, सारी हेडिंग चेक कर लेगा, वो आपने लिख दी, और आपको फटाफट से मार्क्स देकर अगले क्वेश्चन पर चला जाएगा या अगले बच्चे की कॉपी चेक करने लग जाएगा। तो एग्जाम में आपको टू द पॉइंट लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ, 3 से 4 लाइन, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और पहले पढ़नी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका पूरा हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल वर्सेस वैल्यू शॉप मॉडल। एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलेगा ये? नहीं जी, एग्जाम में हमें ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमें एग्जाम में शुरुआत होगी यहाँ से, WSS वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशन। तो हमने करना क्या? सबसे पहले पढ़नी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को पढ़कर हमें अनुमान लगाना है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, कौन सा मॉडल इसको सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा, और फिर उस दिशा में सोचते हुए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं।
डिस्कस द बेनिफिट्स दैट में एक्रू टू WSS फ्रॉम कंडक्टिंग ए वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस, जैसे ही आपको वैल्यू चेन एनालिसिस दिखा, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू SCM और ये वैल्यू चेन मॉडल है जो मिस्टर माइकल पॉटर ने लिखा था। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने बोला है डिस्कस द बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे हो सकते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस को इंप्लीमेंट करने के, बताओ जरा। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जरा सोचो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्या बोला मिस्टर माइकल पॉटर ने? अपनी सभी एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में तोड़ दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में है 5 सब कैटेगरी और सेकेंडरी में है 4, कुल मिलाकर हो गई 9। क्या बोला मिस्टर माइकल पॉटर ने कि आइडेंटिफाई करो उन एक्टिविटीज को जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं और कोशिश करो कि इन एक्टिविटी को ना करना पड़े, इन एक्टिविटी को ना करना पड़े, और वो जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है उन्हें करते रहो। फायदे की बात है, बस यही बात बोली। इससे फायदा क्या हो सकता है, सोचो जरा। फायदा नंबर 1, फालतू की एक्टिविटीज से बच जाएगी कंपनी। वो एफर्ट्स जिनसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा उससे बच जाएगी। दूसरी बात, जब कोई ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई तो भाई साहब सेलिंग प्राइस कम कर दो ना। और एक बार अगर आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिए और पता पड़ा कि आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉम्पिटिटर के कॉस्ट से कम है, क्या होगा भाई साहब? कॉम्पिटिटर को उखाड़ के फेंक दोगे आप। तो ये बेनिफिट है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, यानी कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कंपनी में प्रॉब्लम क्या क्या है और कैसे वैल्यू चेन एनालिसिस को सॉल्व कर सकता है। डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल। आई वैल्यू चेन मॉडल की कमियां, अगर दिल पे हाथ रख के बोलूं तो वैल्यू चेन मॉडल में कोई कमी है ही नहीं। तो इसमें लिखना क्या है सर? फिर दोबारा पढ़ते हैं। डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल इन द कंटेक्स्ट ऑफ WSS। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे रीजन होंगे जिनकी वजह से वैल्यू चेन एनालिसिस को कर पाना शायद इस कंपनी के लिए नामुमकिन होगा। वही क्या बन गए? इसके क्रिटिसिज्म। ये तो वही बात हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। रिक्वायरमेंट नंबर 2, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो है ही नहीं, परफेक्ट मॉडल है अपने आप में। लेकिन जरा दोबारा पढ़िए क्या बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ WSS। इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशन या कोई रीजन इस कंपनी में है जिसकी वजह से ये कंपनी वैल्यू चेन मॉडल को शायद इंप्लीमेंट ना कर पाए। वही क्या बन जाएंगे इसके क्रिटिसिज्म, वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। रिक्वायरमेंट नंबर 3, एक्सप्लेन अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। अदर फॉर्म, क्या वैल्यू चेन एनालिसिस ये कुछ फॉर्म है? हाँ, याद करो चैप्टर नंबर 1 वैल्यू शॉप मॉडल, जिसमें कहा गया था कि मिस्टर जेम्स ने मिस्टर माइकल पॉटर के वैल्यू चेन मॉडल से प्रभावित होकर अपनी एक थ्योरी निकाल दी और उसका नाम रख दिया वैल्यू चेन मॉडल। सर क्या ये संभव है? हाँ जी संभव है, आप भी लिख दो। इन्होंने लिखा है वैल्यू चेन मॉडल, आप कुछ लिख दो स्टडी चेन मॉडल, लिखो ना। किसने रोका है आपको? स्टडी चेन मॉडल भाई, कुछ भी लिखो, आपका नाम डालो, बनाओ कोई मॉडल। हाँ, फायदे होने चाहिए, बकवास नहीं। कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, बकवास नहीं। अगर आपने लिखा है स्टडी चेन मॉडल तो स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए। स्टडी चेन मॉडल, हाँ सोचो। तो ऐसे ही मिस्टर जेम्स ने लिखी थी वैल्यू शॉप मॉडल, और ये वैल्यू शॉप मॉडल किसके लिए है भाई? तो ये है सर्विस सेक्टर के लिए। हाँ जी, जब मिस्टर माइकल पॉटर ने वैल्यू चेन मॉडल लिखा था तो उन्होंने लिखा था मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के
संदर्भ में, उनको ध्यान रखते हुए, लेकिन उन्होंने सर्विस सेक्टर को इग्नोर कर दिया। इसी बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर जेम्स ने लिख डाली वैल्यू शॉप मॉडल, और इन्होंने भी कह डाला कि सभी एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। हाँ, इन्होंने प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर 4 हेड बना दिए। सबसे पहला, प्रॉब्लम क्या है पता करो। प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन कौन कौन से हैं पता करो, हर सॉल्यूशन को इवेल्युएट करो और इंप्लीमेंट कर दो, स्टेप नंबर 4। बस इतना सा चेंज इन्होंने किया और इनको भी नाम मिल गया। मिस्टर जेम्स की वैल्यू शॉप मॉडल भी काफ़ी फेमस हो गई, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर के लिए थी। इसी की बात करनी है सॉल्यूशन के अंदर। ये अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन मॉडल है। तो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे जी क्वेश्चन को आराम आराम से, रुक रुक कर, समझ कर। WSS हैज मास्टर्ड the art of developing solar domestic water heater that fulfills customer needs। अच्छा, सोलर वाटर हीटर है ये। हाँ जी। WSS designers and product developers focus on solution to get rid of everyday hassles and therefore and transform these into a pleasant experience। आपके घर में भी होगा वाटर हीटर। अच्छा, अगर वो सोलर है तो मजा आ गया, बिजली का बिल कम हो गया। तो ये कंपनी क्या बनाती है? सोलर डोमेस्टिक वाटर हीटर। WSS also has a wide service network that spans the length and breadth of India to ensure good care of customer and product by providing a prompt and pleasant service experience। यानी कंपनी हर जगह अवेलेबल है। In the past, WSS had a dominant position in the Indian market. However, over the past 4 years, it has been found that its profit and its share in the market has come down। यानी कंपनी तो बहुत धुरंधर है, अच्छा खासा प्रॉफिट ये कमा रही थी, बट पिछले 4 सालों में इसका मार्केट शेयर भी कम हुआ है और प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो कंपनी की घंटी बज गई है। भगी भगी हमारे पास आई है। कैसे? भागी नहीं, भगी भगी हमारे पास आई है और बोल रही है कि बताओ सर, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे दोबारा से वो मार्केट शेयर हमें मिले जो हमारे हाथ से निकल गया। तो बताएंगे ना। WSS हैज़ बिजनेस मॉडल कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप। फर्स्टली, WSS हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड एक्सपर्ट विजिट कस्टमर्स लोकेशन to identify and design the appropriate heater as per customers' requirement। WSS experts are recognized as best in the industry and customer agree that they produce the most effective solution to their complaints। यानी कि ये कंपनी अपने एक्सपर्ट को कस्टमर के घर पर भेजती है। घर पर जाकर वो चेक करता है हीटर की रिक्वायरमेंट क्या है, सोलर पैनल कहाँ लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके बाद एट WSS इन द लेबोरेटरीज द हीटर डिजाइन गोज थ्रू इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। प्रोटोटाइप्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस इन प्रीवियस स्टेप। प्रोटोटाइप मतलब होता है शुरुआती मॉडल चेक करने के लिए जो बनाते हैं कि भाई ठीक बनाए कि नहीं बनाए। देयरफॉर these prototypes are tested. Once a final design is decided, such design is passed to manufacturing division for production। डिज़ाइन ओके हो गया, प्रोडक्शन में भेज दो। Then WSS manufactures appropriate solar water heater to the desired specification and installs at customer's location। After the heater's installation, WSS renders annual maintenance service for which it is well known in the industry। तो ये था इनके काम करने का तरीका। पहले क्या करते हैं, कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं, उससे रिक्वायरमेंट पूछते हैं, फिर वैसा प्रोडक्शन करते हैं, डिज़ाइन रेडी करते हैं, प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं और फिर चेक करते रहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। WSS कस्टमर पे टोटल प्राइस फॉर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनिशियल इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर हीटर एंड एन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। जैसे घर के एसी में होता है ना AMC, वैसा वाला चार्ज। टोटल प्राइस आर कोटेड बिफोर डिजाइन वर्क बिगिन। ऑल्दो कस्टमर एप्रिशिएट हाई क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय WSS टीम।
समझ रहे हैं बात को? मार्केट के अंदर कस्टमर जानता है इस कंपनी के माल में दम है। हावेवर दे आर कंप्लेनिंग दैट ओवरऑल प्राइजेज आर टू हाई। समस्या क्या है? कह रहे हैं सर थोड़े प्राइस आपके ज़्यादा है। कस्टमर हैव सेड दैट ऑल्दो अदर सप्लायर्स डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एज WSS डज। देखो, दे डू चार्ज लेस, बट कस्टमर ये भी कह रहा है जो सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है वैसी सर्विस इसके कॉम्पिटिटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। कॉन्सिक्यूटिवली WSS हैज़ लोअर डाउन इट्स प्राइस टू कॉम्पीट इन द मार्केट। इन्होंने क्या करा? प्राइस कम कर दिया। देयर इज अ डाउट दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टेजेस ऑफ बिजनेस मॉडल आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग sufficiently to the firm since cost at both stages are going high। इनके दो मेन स्टेजेस हैं, एक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है आपकी इंस्टॉलेशन। Partners of WSS have considered that this solution should no longer continue, that this situation should no longer continue, and have recommended a value chain analysis to be conducted as to identify the way forward for WSS. Although majority of partners are in the agreement with proposed value chain analysis, however, senior partner W has stated that value chain analysis is inappropriate idea। एक बंदा क्या बोल रहा है? घटिया आइडिया भाई साहब आपका, वैल्यू चेन से कुछ नहीं होगा। शी सेज, अच्छा ये तो फीमेल है, शी सेज दैट शी हैज हियर्ड ए नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म। इन्होंने बहुत सारी बुराइयां सुनी है। चलो भाई, एज्यूमिंग यूर सेल्फ एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम क्या भाई कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमें कुछ जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल, बेनिफिट क्या होंगे? तो लो भैया, बेनिफिट क्या होंगे इसके बारे में आपको बता देते हैं। लो जी, बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट नंबर 1, कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर। एक्टिविटीज़ जो अपनी कंपनी की हैं, एक्टिविटीज़ जो कॉम्पिटिटर करता है, दोनों को आपस में कंपेयर करो और चेक करो वो कौन सी एक्टिविटी है जो हम एम ही कर रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरी बात, विन प्राइस वॉर। मार्केट में क्या चल रहा है? प्राइस कंपटीशन। मैं भी प्राइस घटाऊंगा, तुम भी प्राइस घटाओ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को फ़ायदा होता है भाई साहब, एंटिटीज़ को इसका फ़ायदा नहीं होता है। और कोई भी कंपनी जो क्वालिटी दे रही है ना, प्राइस पर कॉम्पीट नहीं करेगी, क्योंकि उसके माल में दम है। तो अगर ये वैल्यू चेन को इम्प्लीमेंट कर ले और कोई ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ले जहाँ पर कॉस्ट तो इनकर होती है बट फ़ायदा नहीं होता, और उस एक्टिविटी को रिमूव कर दे, हो सकता है इसका प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा कम हो तो इसको बेनिफिट हो, यानी कि इसका कॉस्ट कम हो जाए, तो प्राइस वॉर को ये जीत सकती है। अगला है हेल्प इन डिसाइडिंग आउटसोर्सिंग। चेक करो भाई, डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो स्टेज हैं। क्या कोई आउटसोर्स कर सकते हैं? क्या किसी को करने का काम किसी और को दे सकते हैं कि ये काम हमारे बिहाफ पर आप कर लेना? तो ये था रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है जी आपकी क्रिटिसिज्म। ओहो, जबरदस्ती की बुराइयां। लो जी, बुराई नंबर 1, नॉट इजीली अप्लाइड इन सर्विस सेक्टर। जाहिर सी बात है, वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल मिस्टर माइकल पॉटर ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया था। मैनेजमेंट में अपोजिट, जैसे इस क्वेश्चन में देखा हमने, एक पार्टनर है W मना कर रहा है ना, तो मैनेजमेंट इसको अपोज कर सकता है। ये भी क्रिटिसिज्म है, हाँ जी, किसका? कंपनी का है, बट आंसर भी क्या लिखना पड़ रहा है हमें? क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल। अगला पॉइंट है इंटरफर्म कंपैरिजन प्रैक्टिकली नॉट इजी। अच्छा, क्या मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो मुझे कंपेयर करने देगा? बताओ, सवाल ही नहीं होता। तो ये था रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर। नो गारंटी ऑफ बेनिफिट, पॉइंट नंबर 4, वैल्यू चेन एनालिसिस को इंप्लीमेंट कर लिया तो क्या ठीक हो जाएगी कंपनी? इस बात की गारंटी है नहीं। ये तो वही बात हो गई, डॉक्टर साहब आपने दवाई तो अच्छी दी है बट आपका भी एक क्रिटिसिज्म है, क्या आप गारंटी देते हो कि ठीक हो जाएंगे? वो क्या बोलेगा, भाई साहब नमस्ते, आप जाइए दवाई मत खाइए। वही इस कंपनी के अंदर हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि बेनिफिट नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है भाई, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। रिक्वायरमेंट नंबर 3, वैल्यू शॉप मॉडल। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, वैल्यू शॉप मॉडल मिस्टर जेम्स, वही सेम कॉपी पेस्ट मार दिया।
प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी की 4 स्टेप्स हैं, सेकेंडरी का सेम डाल दिया। ये किसके लिए? स्पेसिफिक फॉर सर्विस सेक्टर। तो यही है वो अदर फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन एनालिसिस जो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से तीनों रिक्वायरमेंट आपकी यहां पर होगी जी पूरी। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कहां से लिखना है, आपको बात समझ में आ रही होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया और लगभग वक्त भी हो चला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आती है कि केस स्टडी के क्वेश्चन मुश्किल नहीं, मज़ेदार होते हैं। आपको रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, सोचना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। सॉल्यूशन लिखने से पहले आपके दिमाग में होगा। केस स्टडी का क्वेश्चन चाहे 1 पेज का हो, चाहे 2 पेज का हो, चाहे 10 पेज का हो, आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की लेंथ पर नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के संग शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।